फीमेल डिलीवरी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जिन मेरे व्यूअर्स ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले प्लीज पार्ट 1 देख लीजिए, मैंने आई बटन में उसका लिंक डाल दिया है। तो जो पार्ट 1 में हमने को टॉपिक कवर नहीं किए थे वो अब पार्ट 2 में कवर करेंगे, जिसमें कि पहला तो पॉइंट ये था कि हमें जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए थे उनको कैसे कैसे यूज करना है। दूसरा, जब फीमेल की हमारी डिलीवरी स्टार्ट हो रही है हमें पता कैसे लगेगा कि फीमेल डिलीवर करने वाली है और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हमारी फीमेल में आ सकती है डिलीवरी के टाइम पे, और कहाँ तक आपने उसको घर पे निपटाने की कोशिश करनी है और कहाँ पर आपको वेटनेरियन की हेल्प की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला पार्ट तो ये था कि फीमेल का हमारे को पता कैसे लगे कि वो डिलीवरी करने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है 60 डेज प्लस माइनस 2 डेज होता है गेस्टेशन पीरियड। तो कई बार ये एक्सटेंड भी कर जाता है दोस्तों। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, कुछ लोग उसको मीटिंग के डेट से कैलकुलेट कर देते हैं, पर वो सही मेथड नहीं है जो सा हम 60 डेज को कैलकुलेट करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हमने फीमेल को डॉग से क्रॉस करवाया तो जो डॉग के स्पर्म फीमेल के ट्रैक में चले गए, तो दोस्तों ये स्पर्म कई बार 7 डेज तक भी लाइव रहते हैं। दोस्तों अगर आपने 1 तारीख को फीमेल क्रॉस कराई है तो हो सकता है कि उसके जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है वो 7 तारीख को स्टार्ट हुआ हो, फर्टिलाइजेशन 7 तारीख को हुई हो और बच्चे बनने 7 तारीख को स्टार्ट हुए हो। तो जैसे ही जब वो बंदा कैलकुलेट करता है वो 60 डेज फर्स्ट डेट से स्टार्ट कर देता है, तो 67-8 डेज भी हो जाते हैं, वो एब्सोल्युटली नॉर्मल बात है। तो आपने एक तो इस चीज को अंडर कंसिडरेशन करना है। जब फीमेल की एक्चुअल डिलीवरी स्टार्ट होती है दोस्तों, तो वो पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही नेस्टिंग बिहेवियर शो करने लग जाती है। जो एक्सपीरियंस होल्डर ब्रीडर हैं वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि फीमेल में थोड़ा सा जमीन खोदने वाले फीलिंग आने लग जाती है, वो अपनी जगह सेलेक्ट करने लग जाती है कहाँ उसने डिलीवरी वेल्पिंग करवानी है अपनी। तो जनरली हमारे घरों पे जैसे फीमेल रख रखी होती है तो वहां पर कोई कच्ची जगह नहीं होती जहां पर वो खड्डा खोद के उसको बच्चों को नेस्टिंग बिहेवियर दिखा सके, तो वो फर्श को खोदना स्टार्ट कर देती है। उससे हमारे को पता लग जाता है कि 1 या 2 दिन के अंदर फीमेल की डिलीवरी होने वाली है। जब एक्चुअल टाइम आता है डिलीवरी करने का, जब उसका पेन स्टार्ट होने वाली होती है, उससे पहले फीमेल बहुत ही ज्यादा तेज पेंटिंग करने लग जाती है, मतलब कि जीभ बाहर निकाल के बहुत ज्यादा तेज सांस लेने लग जाती है। उससे हमारे को क्लियर कट पता लग जाता है कि एक्सपेक्टेड है अभी कुछ टाइम में ये डिलीवर कर देगी। दूसरा एक और साइंटिफिक तरीका होता है फीमेल की डिलीवरी चेक करने का कि वो कब डिलीवर करेगी। उसका रेक्टल टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, तो हम जब भी उसका बुखार चेक करते हैं फीमेल का, तो एक्चुअल डिलीवरी स्टार्ट होने से 6 या 7 घंटे पहले 99 टेम्परेचर हो जाता है। उससे हमारे से थोड़ा सा क्लू मिल जाता है कि 5 या 6 घंटे बाद हमारी फीमेल डिलीवर करने वाली है। मैंने आपको पार्ट 1 में बताए थे, उनमें से कुछ लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि शहद कहाँ यूज करना है और क्लैंप्स कितनी देर बाद उतारने हैं या बेटाडीन का क्या यूज है। तो दोस्तों जो हनी चटाते हैं वो बच्चे का ग्रिप बनाने के लिए करते हैं कि जब बच्चा पैदा हुआ है कई बार उसको ग्रिपिंग नहीं बनती, जो उसका सकिंग का रिफ्लक्स नहीं आता, तो सकिंग रिफ्लक्स बनाने के लिए बच्चे का उसके थोड़ा सा फिंगर पे 1 ड्रॉप हनी लेनी है और उसके मुंह के अंदर डालनी है। ये प्रैक्टिकली मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उससे ग्रिप बन जाती है, उसके सकिंग रिफ्लक्स स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा शहद चटाने का थोड़ा सा एक फायदा ये होता है कि जैसे फीमेल डिलीवरी कर रही है 6-7 घंटे हो जाते हैं, तो जो पहला बच्चा होता है उसको थोड़ा सा एनर्जी मिल जाती है हनी से। जब तक ये 6 से 7 घंटे मदर दूसरे बच्चों को डिलीवर करती है तब तक उसके अंदर ताकत बनी रहती है। जो एक और प्रोडक्ट था बेटाडीन। बेटाडीन कहाँ यूज करनी है दोस्तों? जहां पर बच्चे के हम क्लैंप चढ़ाते हैं ये वाला, उसके आगे जो नेवल का पार्ट रह जाता है उसके ऊपर हमने बेटाडीन लगाते रहना है ताकि उसके नेवल के थ्रू कोई असेंडिंग इन्फेक्शन ना हो। ये और जो एक क्वेश्चन किसी ने ये भी पूछा था कि क्लैंप को कितनी देर बाद उतारना है। क्लैंप का सिर्फ पर्पस दोस्तों ब्लीडिंग को रोकने के लिए होता है। इसको 2 या 3 घंटे में भी उतार सकते हैं और 7-8 घंटे में भी उतार सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। ब्लीडिंग रुक जाती है 2-3 घंटे बाद भी उतारना बिल्कुल सेफ रहता है। बल्कि हम तो ये क्लैंप एक बच्चे से दूसरे बच्चे में भी चढ़ाते रहते हैं। एक बच्चा जो हो गया 2 घंटे हो जाते हैं उसकी डिलीवरी हुई को, सेकंड बच्चा होता है तो फिर उसमें ये वाला लगा देते हैं, तो ये एक ही क्लैंप शेयर भी हो जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैं इसको आंसर कर दिया। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है फीमेल के अंदर जब डिलीवरी हो रही है?
दोस्तों 80% फीमेल बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर करती है। ये जो वीडियो है सिर्फ 20% केसेस की होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा बंदे की किस्मत खराब हो तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या क्या पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन होती है डिलीवरी होते टाइम फीमेल की। तो सबसे पहला जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो होती है यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया को मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को मैंने डिस्कस किया था। वो ये होता है दोस्तों कि जब फीमेल की डिलीवरी होती है तो उसकी यूट्रस बच्चे को पुश करती है बाहर निकालने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि फीमेल की एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसकी जो यूट्रस है वो एक्सपेल करने में नाकामयाब हो जाती है। जब फीमेल थक जाती है और उसकी वो बच्चों को एक्सपेल नहीं कर पाती, उसको बोलते हैं यूट्राइन इनर्शिया। यूट्राइन इनर्शिया का मतलब है कि यूट्रस ने काम करना बंद कर दिया। तो ऐसे केसेस के अंदर हम सिर्फ फीमेल को थोड़ी सी एनर्जी दें, ड्रिप दें, उसको थोड़ा सा कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन दें, तो उसकी यूट्रस में पावर आ जाती है और वो नॉर्मल डिलीवर कर देती है। तो जो हमारे स्टेजेस क्या रहते हैं, 80% चांस है फीमेल नॉर्मल डिलीवर करेगी। अगर वो नॉर्मल डिलीवर नहीं कर पा रही तो हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट देके देखते हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं, हम उसको कैल्शियम सैंडोज का इंजेक्शन देते हैं IV, D5 भी यूज कर लेते हैं, D10 भी यूज कर सकते हैं। जो छोटी ब्रीड है उसमें 5 ml कैल्शियम सैंडोज सफिशिएंट रहता है। जो बड़ी ब्रीड है उसमें 10 ml दे देते हैं, 500 ml D5 या D10 के अंदर। तो जो 10% फीमेल है वो इसी प्रोसीजर से ही डिलीवरी कर देती है। इसके अलावा अगर फीमेल फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रही तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये हो सकता है कि जो पपीज हैं उनके हेड या उनकी पोजीशन मतलब प्रॉपर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो पपी एक्सपेल हो रहा है वो प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं फंस गया है ट्रैक के अंदर। तो उसके अंदर हमारे पास ऑब्स्टेटिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हम उस बच्चे को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसको जबरन बाहर निकाल देते हैं फीमेल के अंदर से। तो ये भी एक पार्ट ऑफ डिलीवरी प्रोसीजर ही रहता है, जिसमें कि जो पीछे वाले बच्चे होते हैं वो बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। इस बच्चे को हमारे को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। एक बच्चे को हम एक्सपेल कर देते हैं, बाकी वाले बच्चे नॉर्मल फीमेल डिलीवर कर देती है। दूसरी स्टेज ये होती है। तीसरी स्टेज जो सी होती है वो है सिजेरियन सेक्शन। उसमें हमारे को तब जाना पड़ता है कि जब हमारे को लग रहा है कि फीमेल बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है और उसके सारे बच्चों की पोजीशन ही गलत है और उसके अंदर नंबर ऑफ पपीज बहुत ज्यादा बचे हुए हैं। ये हमारे को एट द स्पॉट डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है फीमेल की। मुझे दोस्तों 15 साल हो गए फीमेल की डिलीवरी कराते टाइम, हजारों फीमेल की डिलीवरी करवाई है। अब जाके कुछ माइंड मेकअप होता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि डिसीजन हमारा इस टाइम पे गलत हो जाता है। फीमेल के पपीज बहुत ज्यादा बचे पड़े होते हैं। जब कभी एक्सरे करवा के देखो 7 या 8 बच्चे उसके अंदर बचे हुए हैं और बच्चे सारे फंस के निकल रहे हैं, तो बेटर ऑप्शन रहती है कि उसका सीजरियन सेक्शन कर देना चाहिए। अगर एक आधा बच्चा फंसा हुआ है और बाकी बच्चे नॉर्मल डिलीवर हो रहे हैं, वो ऑब्स्टेटिक से ही कवर हो जाती है। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली आगे आपको दिखाऊंगा। जैसे जैसे हम 3-4 केस मैंने शूट कर रखे हैं, उस केसेस के अंदर हम डिस्कस करेंगे मेरा क्या माइंड मेकअप था जब मैंने फीमेल के साथ वो किया। दोस्तों एक ये नेजल एस्पिरेटर होता है, ये बड़ा अच्छा काम आता है दोस्तों। जब कभी बच्चा ब्रीथ नहीं कर पा रहा या वो कुछ जो फ्लूइड होता है वो अंदर ले जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए ये नेजल एस्पिरेटर होता है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले इसको प्रेस करके उसकी नेजल कैविटी पे रखते हैं बच्चे की और उसको छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अपना उसका मॉइस्चर जो भी लेके गया होता है, जो फ्लूइड उसके नाक में गया या मुंह में गया है, उसको बाहर ले लेता है। इसको नेजल एस्पिरेटर बोलते हैं। ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाता है, किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। ये ह्यूमन बेबी के लिए भी यूज होता है ये सेम। तो ये भी आप एक अपने अगर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हैंडल करनी है तो उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। चलो फिर दोस्तों अब फिर प्रैक्टिकल क्लास पे चलते हैं। मैं आपको पर्सनली बताऊंगा कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना है। तो वो मैं आपको साथ के साथ जब प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि केसेस को हम कैसे हैंडल करते हैं, उसी टाइम पे आपको दिखाऊंगा कि किस टाइम में डिसाइड करता हूँ कि मुझे स्ट्रेप्टिक्स की तरफ जाना है या मुझे कौन सा इंजेक्शन यूज करना है या मुझे सिजेरियन सेक्शन करना है। वो सारा कुछ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल क्लास में दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये लैब्राडोर फीमेल, इसके 3 पपीज़ पैदा होते डेड हो गए थे। तो ये केस हमारे पास आया, इसको हमने सिंपल ड्रिप लगाई और आगे के इसके बच्चे बिल्कुल लाइव पैदा हो गए। दोस्तों जो येलो कलर का बच्चा दिखाई दे रहा है आपको,
तो येलो कलर स्ट्रेस शो करता है। बच्चे की पोटी अगर ट्रैक में ही निकल जाए, इसका मतलब बच्चा काफ़ी टाइम से ट्रैक में फंसा हुआ है। अगर कभी भी आपकी फ़ीमेल के ऐसे पपीज़ हो रहे हो येलो कलर के, तो उसको ड्रिप देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो फीमेल थोड़ी सी स्ट्रेस फ्री हो सके, उसके अंदर पावर आ जाए। अब जैसे हमने फीमेल को थोड़ी सी पावर दी ड्रिप से, वो अपने आप डिलीवर करना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों ये दूसरा बच्चा भी आ गया है इसका। इसके अंदर ये हम आर्टरी फोर्सेप्स लगा रहे हैं। आप इसकी जगह क्लिक क्लैंप भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बढ़िया रहता है। तो ये येलो कलर के बच्चे हैं, तब आपने ड्रिप ज़रूर लगवानी है। इससे सारे बच्चे बिल्कुल लाइव पैदा करती रहेगी फीमेल, स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। दोस्तों ये दूसरा केस पक्का था, हमारे पास आया था। ये फीमेल की ये कंप्लेंट थी कि ये 5 घंटे से जोर लगा रही है और बच्चा नहीं निकाल पा रही। तो जब मैंने इसको फिज़िकली एग्जामिन किया तो इसके पीछे ये बच्चा फंसा हुआ था, और फंसा होने की वजह से ये बच्चे की थैली भी फटी हुई थी और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अडीमा हुआ पड़ा था। अडीमा का मतलब इसके पूरे शरीर में पानी भरा पड़ा था बच्चे का। जब इसकी पिछली लेग्स को देखा, ये एक्चुअली पोजीशन गलत होने की वजह से फंसा हुआ था बच्चा। तो हमने फिर इस बच्चे को ऑब्स्टेटिक करके इसको बाहर निकालने की सोची। तो अब ये पपी को मैं खींच के निकाल रहा हूँ। दोस्तों इसमें हम ना ग्लव्स का यूज़ नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे को यूट्रस की फीलिंग और पपी की स्किन की फीलिंग खाली हाथ से ही ज़्यादा अच्छी आती है। अगर हम ग्लव्स चढ़ा लेते हैं तो हमारे को प्रॉपरली फीलिंग नहीं आती कि फीमेल की यूट्रस कौन सी है और बच्चे की स्किन कौन सी है। इसलिए मैंने इस सीन के अंदर ग्लव्स नहीं डाल रखे। तो इसको एक्सपेल करके हमने बच्चे को बाहर निकाल दिया था। आगे के बच्चे इस फीमेल ने बिल्कुल नॉर्मल डिलीवर कर दिए थे। जो मेरे पार्ट 1 के अंदर फीमेल की डिलीवरी का दिखा रखा है हमने, जो पपी डिलीवर हुआ था, वो इसी फीमेल की आगे की क्लिप थी। आगे के पपीज़ ने 3 बिल्कुल नॉर्मल दे दिए थे, ड्रिप लगाई हमने, और आगे के बच्चे बिल्कुल लाइव निकले थे। ये वाला बच्चा मॉन्स्टर हो चुका था, इसके अंदर सारा पानी भरा हुआ था। अब ये बच्चा बाहर निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बिल्कुल 4-5 घंटे ट्रैक में फंसे होने की वजह से सारा इसके अंदर पानी भर गया था। अभी ये बाहर निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये काम आप घर पे करने की कोशिश मत करना। ये बच्चा देखो, ये इसके अंदर सारा पानी भरा पड़ा है बच्चे के अंदर। इसका हेड फेस देखो कितना बड़ा हुआ पड़ा है फंसे होने की वजह से। ये आगे के बच्चे सारे बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। अब दोस्तों जो अगला केस है, ये बीगल का केस है। ये इस कंप्लेंट से आई थी कि इस फीमेल ने 4 बच्चे बिल्कुल लाइव दिए थे। उसके बाद इनको शक था कि इसकी फीमेल के और बच्चे रह रहे हैं। जब इसका हमने जब फिजिकली एग्जामिन किया तो इसका एक बच्चा ट्रैक में फंसा हुआ था, जो बहुत बुरी तरह से सड़ा हुआ था। 3 दिन से फीमेल ने कुछ खाया भी नहीं था, और जब इसका TLC करवा के देखा तो इसका इन्फेक्शन भी बहुत हाई हुआ पड़ा था। तो जब इसका हमने एक्सरे करवा के देखा तो इसमें और कोई पेट में कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ ये बच्चा अड़ा हुआ था इसकी ट्रैक के अंदर। तो हमने इसको ऑब्स्टेटिक्स करके बच्चे को बाहर निकाल दिया और फीमेल को एंटीबायोटिक्स दी। उसके बाद ये फीमेल बिल्कुल फिट एंड फाइन होगी। तो ये पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट रहता है दोस्तों। ये मैंने ब्लर इसीलिए किया फोटोग्राफ को, ताकि आपका मन खराब ना हो। ये केस दोस्तों बड़ा टिपिकल था पक्का। इसमें क्या था कि ये पग फीमेल 3 दिन से ब्लैक कलर का डिस्चार्ज कर रही थी। इसका एक्सरे करवा के देखा तो 6 पपीज़ थे इसके अंदर। तो हमने इमीडिएटली सिजेरियन करने का इसका डिसीज़न लिया। सिजेरियन करने के बाद इसके 3 पपी डेड हुए और 3 लाइव हुए। 3 जो डेड थे वो एक यूट्रस के पपीज डेड थे और एक यूट्रस के बिल्कुल लाइव थे। तो आज ये मतलब बेला आई है, इसके 69 डेज हो गए हैं, जो मीटिंग से अब तक के 69 डेज हो गए, और ये कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं कर रही। तो 3 दिन से हम इसको कैल्शियम की ड्रिप लगा रहे थे कि ये अपने आप नॉर्मल डिलीवर कर दे, पर अब फाइनली इसका हमने जब एक्सरे करवा के देखा तो इसके अंदर 6 पपीज़ दिखाई दे रहे हैं एक्सरे के अंदर। तो इस टाइम पे हमने इसका सिजेरियन प्लान किया है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिले करेंगे तो पपीज़ के डेथ होने की ज़्यादा हुआ है। अब इसका सिजेरियन करेंगे हम, मैं आपको पूरी लाइव वीडियो दिखाऊंगा सिजेरियन की। तो देखते हैं इसके पप लाइव है, डेड है, कितने पप हैं, सारा कुछ आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा। दोस्तों ये बेला के पूरी सर्जरी की वीडियो है। एक्चुअली वीडियो बहुत लंबी थी, इसकी अलग से वीडियो बन सकती थी। मैंने इसको इसलिए फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है। जो मेरे व्यूअर्स इसका पूरा सिजेरियन नॉर्मल उसमें देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको पूरा सिजेरियन दिखाऊंगा
कि हमने कैसे कैसे परफॉर्म किया। दोस्तों ये बड़ा टफ डिसीजन होता है फीमेल का सिजेरियन करना। हम बस जब लास्ट ऑप्शन होते हैं तभी सिजेरियन की तरफ जाते हैं, जब हमारे को लगता है कि बहुत सारे पपीज़ अभी फीमेल के ट्रैक में रह रहे हैं और उसको कोई भी ड्रिप वगैरह वर्क नहीं कर रही। कुछ लोग ऐसे टाइम पे ऑक्सीटोसिन वगैरह यूज़ करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल ही गलत प्रैक्टिस है दोस्तों, वो कभी भी नहीं करना चाहिए। ऑक्सीटोसिन से सारे बच्चे मर जाते हैं। जब फीमेल के ट्रैक में बहुत ज़्यादा पपीज़ रह रहे हों, उसका एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, तो आपने उसको खींच के निकलवाने वाली कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब एक आधा बच्चा रह रहा होता है उसको तो हम ऑब्स्टेटिक्स करके खींच के बाहर निकाल देते हैं। पर जब इतने सारे बच्चे हों, जब हमारे को दिखाई दे रहा है एक्सरे के अंदर कि इतने सारे पपीज़ हैं, तो सिजेरियन सेक्शन सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों। तो ये टफ़ डिसीज़न ऑनर को ले लेना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पपीज़ रह रहे हैं। अल्ट्रासाउंड से ये भी क्लियर हो जाता है कि पपी लाइव हैं कि डेड हैं। एक्सरे में अगर हेड फेस बिल्कुल मतलब उसमें भी काफ़ी आइडिया लग जाता है। एक्सरे के अंदर भी जब एक्सरे के अंदर बच्चा बिल्कुल स्टिफ दिखाई दे रहा है और उसकी पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, तो हम सोच सकते हैं कि ये बच्चा लाइव है। कई बार बच्चे मतलब टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे होते हैं एक्सरे के अंदर, तो उससे आइडिया लग जाता है कि बच्चे डेड भी हो सकते हैं। तो ये आगे फीमेल के अंदर मैंने इसका यूट्रस भी दिखा रखा है, ये देखिए आप वीडियो के अंदर। ये दोस्तों आपके एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, ये वाई शेप यूट्रस होती है। एक हॉर्न ये है इसका यूट्रस का, दूसरा हॉर्न ये है। ये हमने इसके जॉइंट पे हम कट लगाते हैं, यहाँ से पपीज को निकाला है। एक रास्ता पीछे की तरफ जा रहा है वेजाइना की तरफ, ये वाई शेप यूट्रस है। अब इसकी एक ओवरी ये दिखाई देने लगी, एक ओवरी ये दिखाई देने लगी, इसका मतलब इसके सारे बच्चे निकल चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पपीज हुए हैं अभी सिजेरियन से। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके लाइक करके जरूर बताना है। आप जब मुझे कमेंट करते हैं मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत खुशी मिलती है, तो आप जरूर कमेंट करके जाया कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट नहीं मिल रहा तो सिर्फ लव यू डॉक्टर कह के चले जाया करिए। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं वो कृपया मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 50,000 व्यूज आ रहे हैं पर सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी मेरे। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, प्लीज वीडियो जब देखते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरे हौसला और बढ़ेगा। और आपका प्यार मेरे साथ ऐसा बना रहे, मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें दोस्तों। अपने सभी फ्रेंड्स में मेरी वीडियो शेयर करें और सभी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।